नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और हम आज बुंदेली वार्ता लेके आए हैं पूर्व विधायक गरौठा दीपनारायण सिंह यादव के संगे। और आज इनसे बात हुई है ना सिर्फ राजनीति पे बल्कि जीवन के इस सफ़र पे। काफ़ी कितनों संघर्ष रहो और संघर्ष के बावजूद आज इतनी बड़ी उड़ान भरी के ई ओहदे पे पहुँचे। रुतबा है, शोहरत है, पैसा है, सब कछु है। इको कैसे देखत विधायक जी? देखिए, ज़िंदगी के सफ़र में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग मिलते गए, अलग अलग परिस्थितियां बनती गईं और आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे ही एक हमारा सफ़र है जीवन का। गांव से चले, पढ़ने शहर, घर के लोगों ने अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की और उसके बाद एक नया सफ़र तय हुआ जिसको राजनीतिक सफ़र लोग बोलते हैं। छात्र संघ की राजनीति में जुड़ने का मौका मिल गया और उस मौके ने एक नया मुकाम दे दिया। पहले इंटर कॉलेज में चुनाव हुआ करते थे। BIC स्कूल में इंटर के दौरान वहाँ छात्र संघ का चुनाव हुआ और हम पहली बार 1986 में राजनीति में प्रवेश हुआ। छोटी सी उम्र में, 18 साल की उम्र में छात्र संघ के अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उस समय हम लोग इंदिरा गांधी की मूर्ति लेकर आए कॉलेज में और उस स्थापना की। 84 में उनकी हत्या हो गई थी और 86 में हम लोगों ने मूर्ति की स्थापना BIC स्कूल में की और काफ़ी वर्षों पहले। और उस अवसर पर शीला दीक्षित जी उस समय कैबिनेट की मिनिस्टर थी और वो यूपी से वो आकर उसकी स्थापना उस समारोह में उपस्थित हुई। तो जीवन में एक राजनीति से जुड़ने का अवसर मिला। उसके बाद 91-92 में हम छात्र संघ के अध्यक्ष बने। बुंदेलखंड महाविद्यालय के एक नई राजनीति में आने का अवसर मिला और फिर उस छात्र संघ के कार्यक्रम में आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को हम लोग आमंत्रित किए और फिर एक नई राजनीति, मैंने कहा कि सफर राजनीति का दूसरी दौर का शुरू हुआ जिसको हम बड़ी राजनीति कहते हैं। छात्र संघ की राजनीति के बाद एक बड़ी राजनीतिक समझ और सूझ आई, लोग मिले, सहयोगी बने, एक नया रास्ता बना। मैं कह सकता हूँ, मेरा जो सोच है इस विषय के लिए कि राजनीति में व्यक्ति की अपनी कोशिश है पर सबसे बड़ा रोल लोगों का है। जब सच्चे और अच्छे साथी मिल जाते हैं तो आप सफलता के करीब पहुँच जाते हैं, संयोग बनता है। ऐसे ही राजनीतिक सफ़र की जो जगह पहुँचे हैं, फिर उसके बाद राजनीति में और आगे बढ़ने का मौका मिला। बैंक के चेयरमैन बनने का अवसर आया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के 2-3 बार अध्यक्ष रह लिए 2007 में। उसके पहले 1998 में पहली बार MLA बनने का अवसर मिला था। मध्य प्रदेश से हम चुनाव लड़े, निवाड़ी से, और दूसरे स्थान पर रहे। उसके बाद फिर 2007 में MLA बनने का मौका मिला, फिर 2012 में मिला। और आज भी राजनीति में कोशिश है कि हम जो राजनीतिक कोशिश है कि हमारी राजनीति तब कामयाब है जब हम लोगों को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएं, उनके लिए साधन उपलब्ध करा दें, उनकी परेशानी को कम कर सकें। और जब तक लोगों के घरों में परेशानी है, गांव में गरीबी है, गांव में परेशानियां हैं, अच्छे स्कूल नहीं हैं, अच्छी व्यवस्थाएँ नहीं हैं, बेरोजगार को, नौजवान को पास काम नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि अभी राजनीति में बहुत लंबी कोशिश करने की आवश्यकता है और वो कोशिश का हिस्सा बनकर मेरी कोशिश होगी कि इस इंतज़ाम का पहल करके एक अच्छा माहौल देकर एक अच्छी व्यवस्था बनाने में कामयाब हूँ। विधायक जी, कई बार आपके मुँह से एक कहानी सुनने को मिलती है कि दादाजी ने 10 रुपये दिए थे, उनको 1 लाख करना था। ये सब कैसे हुआ? हाँ, दादाजी ने, जब हम 5th-6th में पढ़ते होंगे उस दौरान हमारे ताऊ हैं, दादा बोलते थे उनको हम लोग, तो उन्होंने हमें 1 रुपये दिया दिवाली के दिन और लिखवाया डायरी पे कि इस 1 रुपये के बदले तुम हमें 1 लाख रुपए दोगे। तो उस समय मैं सोचता हूँ 1 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत होती होगी। तो मेरे दिमाग में ये सवाल था कि हम कैसे देंगे ये दादा। तो उन्होंने कहा कि तुम इस काबिल बनोगे कि तुम 1 रुपये का 1 लाख दे सकते हो। उनके पास कुछ ज्योतिष ज्ञान था या जो चीज़ भी वो देख रहे हों, जो संभावनाएँ हम में ढूंढ रहे होंगे या जो उम्मीदें उन्हें हमसे हों, तो ये बात उन्होंने अपनी डायरी में नोट की कि तुम इस पर दस्तखत करो। तुम इस पर दस्तखत कराए कि मैं 1 रुपये के बदले 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये जीवन का एक प्रसंग है और मैं सोचता हूँ कि वो शायद दादा की आशीर्वाद था, उनकी कोशिश थी कि हम लोग इस काबिल बने कि आगे समाज में और भी काम करने का मौका मिला। जी, कई बार सुनने को मिलता है कि दीपक को दीपनारायण सिंह बनाने में कहीं किसी एक ज्योतिषी का हाथ है जिसके बारे में किसी को नाम नहीं पता है, कोई पता नहीं है, लेकिन दादाजी कहीं मिल के आए थे उनसे और उन्होंने सब बता दिया था कि इस शिखर तक जाएंगे। हमारे दादाजी थोड़ा सा आध्यात्मिक थे, ज्योतिष पर भरोसा करते थे। हम जब 4-5 साल के थे तो हमारे सभी भाइयों के, हमारे डॉक्टर साहब के सब भाइयों की कुंडली बना कर लाए जी। उस कुंडली में उन्होंने हमारी कुंडली में एक विशेष बात देखी थी कि उन्होंने लिखा था कि ये दीपक तुम्हारे कुल का कुल दीपक होगा।
तो वो उस ज्योतिष की लिखी हुई बात पर बहुत गौर करते थे, हमारी पढ़ाई पर, लिखाई पर, और जब लड़ाई होने लगी तब उस पर भी गौर करते थे कि क्या कर रहे हो आप। बहुत सारी उम्मीदें बांधे थे हमसे। तो मैं कह सकता हूँ कि वो भले ही वो इत्तेफाक हो, भले ही उसकी वजह कुछ हो, या उनके पास जिस ज्योतिषी से मिले उनके पास कोई अच्छा गणित हो या वो ज्ञानी हो, तो लेकिन मैं जो उपलब्धियां देखता हूं उसमें ये भी जोड़ता हूं कि कहीं ना कहीं वो दादा की जो एक कोशिश थी, या दादा की जो दुआएं थी, या उन्होंने जो किसी ने कुछ बताया था, उस सफ़र की तरफ हम लोग गए हैं। तो मुझे लगता है कुछ है इसमें भी, कुछ ना कुछ है, बस यही मानता हूं मैं। विधायक जी, एक और चीज़ है, आजकल की युवा पीढ़ी है जो हम जैसी, कई लोगों के मन में ये है कि दीपनारायण सिंह बाहुबली हैं, दीपनारायण सिंह दबंग हैं, कई लोगों ने मन में बैठा रखा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए क्या है कि जब आप गांव से निकलकर एक नए समाज की तरफ जाते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, किसी एक ऐसी जगह पे जहां लोगों का आधिपत्य हो, और आप गांव से निकल कर आते हैं, तो फिर लोग आपको आसानी से एडजस्ट नहीं करते। वो किसी ना किसी रूप में आपको मतलब बर्दाश्त नहीं करते, तो वो कोई ना कोई चीज़ बोलेंगे, बाहुबली बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। हाँ, भगवान ने हिम्मत दी थी जिससे कभी हम डरे नहीं, और हम लोग को एक कोशिश की अन्याय के खिलाफ, किसी जुल्म के खिलाफ, किसी जास्ती के खिलाफ। अपने छात्र जीवन में भी जब कहीं देखा किसी के साथ बहुत बेइंसाफ़ी हो रही है, तो उस लड़ाई का हिस्सा बन गए हम। और मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी का साथ देना, किसी के गरीब की मदद करना, किसी के इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े होना, लड़ना, इसका कोई और भी नाम है। तो मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी ये कोशिश होगी कि मेरे सामने कोई अन्याय करेगा तो मैं लड़ने की कोशिश करूँगा, और जब तक जिंदा हूँ अपने इस स्वभाव को बदल नहीं सकता मैं। क्या नाम लोग देंगे, क्या रूप में देखेंगे, पर मेरी कोशिश होगी कि अगर ईश्वर ने हिम्मत दी है, हिम्मत एक गुण है, और हिम्मत की परीक्षा तब है जब उसके सामने परीक्षा होने की घड़ी खड़ी हो, मेरे सामने कोई जुल्म कर रहा हो, जास्ती कर रहा हो, अन्याय हो रहा हो, और हम देखते रह जाएं, तो मैं सोचता हूँ कि वो बर्दाश्त के काबिल नहीं कभी रहा जीवन में। और ना जब तक, मैं सोचता हूँ मेरे स्वभाव में शामिल है ये, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, मैं गलत काम देख नहीं सकता। मेरे सामने कोई किसी को जुल्म करेगा, मैं जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा उसके खिलाफ। विधायक जी, आजकल एक और चीज़ देखी जा रही है, आप भी गांव में रहे होंगे, आजकल गांव में समाज के बीच में, जातियों के बीच में, आप यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, एक विशेष खाई पैदा कर दी गई है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर इसको बढ़ाया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम की बात उठती है, एक दूसरे को उस भावना से देखते हैं, कहीं जातियों में ही खाई पैदा कर दी है। इसको आप कैसे देखते हैं, और इसको पाटने के लिए आप क्या संभव प्रयास कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। भगवान ने हमें सिर्फ इंसान बनाया, ये जातियाँ हमारे पुरखों ने बनाई। जी। वेद शास्त्रों में भी जिन जातियों का जिक्र है वो नफरत के लिए नहीं है। जी। मैं कह सकता हूँ कि जिस दिशा में हम चले गए हैं, जी। हम अब समाज बनाने की बातें तो कर रहे हैं, जी। पर असल में हम जातियों में विभाजित हैं। जब तक हम इस मोह से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा अपना जीवन का ये मानना है, मेरे आपने कभी भाषण भी सुने होंगे, मैंने कहा कि इंसान से पैदा हुआ, कहीं ना कहीं हमारे पुरखे एक थे। जी। ये जाति हमारे पुरखों ने व्यवस्था के लिए बनाई थी, जब तो एक जाति एक काम कर रही है। मैं यादव हूँ, मेरे घर वाले, मेरे पूर्वज जानवर और पालने और खेती से जुड़े रहे। आप अगर ब्राह्मण कुल में तो आपको पूजा पाठ पढ़ाने का काम कुछ मिला। तो मैं कह सकता हूँ ये काम की व्यवस्था बनी है, वो किसी एक पिता के द्वारा ही बनाई गई होगी सब जगह जब शुरुआत होगी। देखिए, काम किसी न किसी भाई को सौंपा गया है, किसी भी जाति के विषय में एक काम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बंटवारा किसी एक का था। जैसे हम आज हमारे घर में अगर 5-6 भाई होंगे तो सब एक अलग अलग काम करके घर को चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ये समाज के संचालन की व्यवस्था बनी थी। अगर हमारे पुरखे जान जाते कि हम अपने लोगों में ही इतनी नफरतें पाल लेंगे तो वो कभी जाति बनाते ही नहीं। इसको मिटाने की कोशिश हमें करनी होगी। अगर हम बेहतर हैं, किसी अच्छे समाज में हमारा जन्म हुआ है, तो हमारी कोशिश है कि जो हमारा भाई गरीब है, अछूत जिसको हम समझ रहे हैं, कमज़ोर समझ रहे हैं, उसका सहारा देना ही तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। और जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक इस देश को महान नहीं बना सकते, एक अच्छा समाज का निर्माण नहीं कर सकते। बातें हो सकती हैं, पर ये सब काम जब तक अधूरे, तक हमारे मनों में जातियों की नफरत है। हमने अपने जीवन में कोशिश की, आज से नहीं कि मैं शुरुआत से कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले, 17 साल 18 साल पहले, जब पहली बार मैंने एक सामाजिक वैवाहिक समारोह का आयोजन किया, उसमें सब जातियों की बेटी को अपनी बहन बनाया। और आज भी मैं कह सकता हूँ, जब भी आयोजन किए उसमें जहाँ जातियाँ भी ली वहीं धर्म भी लिया, कि नहीं, धर्म भी हमारे पुरखों ने बनाए हैं। धर्म नफरत के लिए नहीं है। किसी रामायण में हम किसी धर्म से झगड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर हम वेद शास्त्रों को ही मानते हैं, अपने धर्म सनातन धर्म को ही मानते हैं, तो किसी भी धर्म की किसी किताब में, किसी उस गाथा में, किसी शास्त्र में एक लाइन ये नहीं लिखी किसी दूसरे धर्म पर हमला हो। हम अपने ही धर्म के, अपने ही लोगों के बीच की व्यवस्था के खिलाफ हमारे भगवान ने लड़ाई लड़के एक समाज बनाने की कोशिश की है। लेकिन हम इतने ज्ञानी बन गए
कि हम भगवान की बात को ना मानकर हम धर्म से लड़ना चाहते हैं, हम भगवानों को लड़ाना चाहते हैं, हम भगवान के नाम पे लड़ना चाहते हैं। जो भगवान सृष्टि का पालनहार है, जिसके बगैर सृष्टि बनी नहीं, या तो तुम्हारे मन में भगवान के प्रति अविश्वास है जी। अगर भगवान बनाने वाला है तो हम उसको बनाने वाले कभी नहीं हो सकते। आप उनको बनाकर से लेने की कोशिश चल रही है, एक नई होड़ शुरू हो गई है। आप बिरला मंदिर बनता है तो वो मंदिर में भगवान कौन है ये नहीं जानते लोग, बिरला जी जानते हैं। तो आप भगवान को किस रूप में जानना चाहते हैं, किस रूप में जनवाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सब धर्म के लोग हमारे भगवान से प्यार करें और हर धर्म एक अच्छी व्यवस्था का पार्ट है। हम धर्मों के नाम पर समाज को गरीबी में झोंक दें, आग में झोंक दें, देश को कमज़ोर कर दें, समाज को कमज़ोर कर दें, ये बेईमानी है, ये गलत है रास्ता, ये गलत रास्ते पर लोग लेना चाहते हैं। राजनीति करो आप, राजनीति लोगों के लिए है, आप भगवान का ठेका राजनीति में मत लो, मेरा इतना मानना है। और मैं सोचता हूँ कि आज नहीं तो कल लोग इस बात को समझेंगे कि राजनीति सिर्फ एक अच्छे समाज की निर्माण की कल्पना है, एक अच्छे निर्माण की कोशिश है, उसका हिस्सा है। उसके फैसले, राजनीति फैसले लोगों के कल्याण के अलावा कुछ और सोचता है कोई व्यक्ति, तो वो कहीं ना कहीं लोगों से बेईमानी करके अपनी राजनीति चलाना चाहता है। जी विधायक जी, अब अपन राजनीति की बात करेंगे। ऐसा अब वो चुनाव आ रहे हैं, अधिसूचना 10-15 दिन में जारी होने वाली है, क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव की? देखिए, मैंने कहा कि राजनीति भी एक युद्ध है जी। और इस युद्ध में भी उस तरह की सब चीज़ें हैं जैसे एक युद्ध, महाभारत जैसे युद्ध में खड़े थे लोग या किसी अन्य युद्ध में खड़े होते हैं। राजनीति उस तरह, हम अपने विचार, अपने काम, अपने लीडर का नाम, जो कुछ भी हमारे पास साधन होते हैं हम उनको लेकर सामने खड़े होते हैं। हम समाजवादी परिवार, समाजवादी हमारे पुरख है जिनका जीवन का संघर्ष, आज़ादी के आंदोलन में योगदान, उनकी समाज की जो सपने बनाने के सपने, फिर हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने पूरे जीवन का अपना संघर्ष, खेत की खुशहाली, गांव की खुशहाली, किसान कैसे आगे बढ़े, कैसे गांव और शहर की विकास की खाई को हम पाटें, एक बेहतर कोशिश। मैं सोचता हूं कि उसका हिस्सा बनने का मौका। फिर अखिलेश जी आए, एक नई राजनीति लेकर आए, उन्होंने कम समय में ज़्यादा काम करके एक नई पहचान बनाने की कोशिश की। उम्र छोटी पर फैसले बड़े लिए, चिंता बड़ी की, कैसे बच्चे पढ़ें, कैसे अच्छा स्कूल बने, कैसे हमारे गाँव गरीब की बेटियाँ पढ़ने की तरफ रुचि बढ़ाएँ, फीस माफ़ की, वजीफा दे दिया, कन्या विद्याधन लेकर आए कि कम से कम लड़कियाँ हमारी पढ़ेंगी। आधी आबादी है, इनके मन से, ये लोगों के मन से भ्रम हटाने की कोशिश की कि तुम्हारी बेटी पराया धन नहीं, तुम्हारी बेटी देश का धन है, देश को आगे बढ़ाने का हिस्सा है, बगैर इस देश को हम उनकी भागीदारी किए नहीं ले जा सकते। उनके फिर गांव की तरफ, बूढ़ी माँ की तरफ देखा, उसकी पेंशन का इंतजाम की कोशिश की, खेत पर पानी कैसे पहुँचे, बांध बनाने की कोशिश की, सड़कें बेहतर कैसे बने, सड़कों के विषय में जो विकास की रणनीति थी, उन्होंने कहा कि दुनिया की तरक्की की वजह भी सड़कें हैं। लोग कहते हैं कि अमेरिकन ने सड़कें बनाई, वो अपने भाषण में बोलते रहे, लेकिन उन्हीं सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। यही अखिलेश जी की कल्पना थी कि सड़कें बनाएंगे, रोड अच्छी बनाएंगे, पुल बनाएंगे, जोड़ेंगे। जब जुड़ेंगे लोग तो रास्ते ही नहीं बनेंगे बल्कि समाज जुड़ेगा, देश जुड़ेगा और आपस में जुड़कर हम लोग एक नया रास्ता विकास का बनाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ जो फैसले हमारे राजनीतिक, हमारे नेता के हैं, जो हमारी अपनी जीवन की कोशिशें हैं, वो सब हिस्सा है। फिर हमारे साथी सहयोगी गाँव तक हैं, वो सब लोग भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा हैं। हम सब उस राजनीतिक पार्ट के, उस युद्ध के हिस्सेदार हैं। हमारा गांव में वर्कर है, जो वो कुछ कर रहा है वो भी हमसे जुड़ रहा है, वो उससे ऊपर वाले लोग कुछ और काम कर रहे हैं। तो ये सब कड़ी जुड़ी है और मैं कह सकता हूँ समाजवादियों की मजबूत कड़ी है। 5 साल के कार्यकाल सरकार का जो रहा पिछला, उसमें लोगों को निराशा मिली है भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से। बातें बड़ी थी पर फैसले छोटे थे, कहीं कोई बड़ी बात नहीं गिना सकते। बातें बड़ी कर सकते हैं, ज़मीन पर कोई बड़ा काम नहीं है। लोगों ने फ़र्क देखा है और मैं कह सकता हूँ तैयारी पूरी है, अच्छी है। और हमारी जब सोच अच्छी है, हमारी कोशिश बेहतर होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रकृति मदद करती है, भगवान मदद करते हैं, एक नया रास्ता बनेगा। और हमारी कोशिश दिल और दिमाग साफ करके है कि हम राजनीति में जहां भी रहेंगे, मेरी कोशिश होगी लोगों को कैसे हेल्प हो। विधायक जी, आप अखिलेश यादव टीम 11 के अहम सदस्य हैं और कहीं ना कहीं गोपनीय तौर पर पूरे बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीट की जिम्मेदारी आप पर है। आपने अखिलेश जी के साथ क्रिकेट भी खेला, तो क्रिकेट के मैदान से चुनावी मैदान में अब बुंदेलखंड में किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी सरकार चुनाव लड़ेगी, क्या मुख्य मुद्दे होंगे? देखिए, हमने पहले ही आपकी बात जवाब दिया कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम लोग उनके करीब जाने का मौका मिला जी। पर उनसे करीब करोड़ों लोग हैं। मैं पहली बार एक ऐसा लीडर देखता हूँ, छोटी उम्र पर इतनी ज़्यादा संपर्क, सड़क से बहुत यात्रा की, लोगों के बीच कोई जिला नहीं होगा जिसमें 500-700 लोगों के नाम न जानता हूँ। मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान की राजनीति बल्कि दुनिया की राजनीति में इतने ज़्यादा लोगों के संपर्क में इतनी छोटी उम्र में लीडर शायद कोई दूसरा हो। एक तो लीडर की लीडरशिप के अंदर जो क्षमता है, उनकी प्रतिभा है, फिर वो दिल दिमाग साफ है, वो अच्छे खिलाड़ी भी हैं, क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं। जो लोग देखते हैं, जो लोग देखे हैं खेलते हुए उनको, या वो आज भी रोज खेलते हैं कुछ ना कुछ, चाहे बैडमिंटन खेले कुछ खेले, एक अच्छा खिलाड़ी। कहते हैं ना कि स्वस्थ दिमाग में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है। वो अच्छा सोचते भी हैं, बेहतर कैसे हो, अच्छा कैसे हो। उनका भाषण भी आप सुनते हैं, बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं होते, पर वो कमेंट इसलिए करते हैं कि आपको एक अवसर मिला
और उस अवसर को आपने गंवा दिया। हमने उस अवसर को कोशिश की कि हिस्सा बन जाए आपकी तरक्की का। मुद्दे क्या हैं? जब तक गांव में गरीबी, राजनीति अधूरी है, जब तक खेत पर पानी नहीं पहुंचता, गांव में खुशहाली की वजह नहीं बनती हमारे फैसले, तब तक सब राजनीति अधूरी है। हम कैसे लोगों को रोजगार दे सकें? पहले हम अगर दुनिया के देशों से मुकाबला हमें करना है तो सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करना पड़ेगा। शिक्षा बड़ा पार्ट है। जैसे चाइना अगर हमसे आगे बढ़ा है या वो प्रगति की दौड़ में हम लोगों से आगे पहुंचा है, उसकी वजह वहाँ शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। स्वास्थ्य दो चीज़ों पर हमें विचार करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले समान एजुकेशन हो, एक सिलेबस हो, एक शिक्षा का व्यवस्था हो। यहाँ पर तो शिक्षा की कई व्यवस्थाएं हैं, कई अलग अलग। बड़े आदमी का बेटे को पढ़ने के लिए बड़ी किताब है, छोटे गरीब को पढ़ने के लिए वो उस तरह का सिस्टम है। इस सिस्टम के रूप को बदलना पड़ेगा। एक सिलेबस हो, एक शिक्षा व्यवस्था हो और सब फ्री हो। कोई प्राइवेट और सरकारी का ना। जब तक ये दुर्भावनाएं बटी रहेगी या ये दो व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, तब तक हम समाज के साथ बातें कर सकते हैं। ये बंटवारा ख़त्म कराने की कोशिश होगी। मैं सोचता हूँ समाजवादी कोशिश करेंगे और ये सरकार अगर मिलेगी तो हम लोग इस पहल को ज़रूर कोशिश करेंगे। और हमारे नेता का हमेशा ये मानना है कि जब तक गरीबों को हम नहीं बढ़ाएंगे, जो मूल आबादी गांव बस्ती है, इसको खुशहाली रास्ते में ले जाएंगे। इनके बच्चे कैसे बेहतर पढ़ें, कैसे उन्हें रोजगार के प्रबंध बने, कैसे खेत पर पानी पहुंचकर उनकी फसल फैक्ट्री बने। पहले खेत को उद्योग बनाना पड़ेगा। खेती नुकसान का सौदा है, मजबूरी में किसान खेती करता है। धीमे धीमे किसानों की संख्या तेज़ी से घट रही है। तो मैं कह सकता हूँ ये चिंता का विषय है और हमारी कोशिश होगी कम समय में ज़्यादा काम करके कैसे एक बेहतर समाज को हम बनाने में कामयाब हों, वो कोशिश का हिस्सा बनेंगे हम। पढ़ाई, दवाई और सिंचाई, इन तीनों चीज़ों के बीच एक और चीज़ सामने आ रही है आजकल कि हमने किसानों की दुगनी आय कर दी है। इसको आप कैसे देखते हैं? और कहीं ना कहीं जो काम पिछली सरकारों ने किए हैं उनका भी श्रेय लिया जा रहा है, ऐसे लगातार बयानबाजी हो रही है। देखिए, पहले तो दुर्भाग्य की बात तो यही है, किसान की दुगनी आय की बात कह के आप राजनीति में आते हैं। आप पे कितना बड़ा भरोसा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी मुँह से अपने वचनों में बोल रहे हैं कि हम दुगनी आमदनी कर देंगे, चुनौती देकर कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। क्या दुगनी हो गए? सवाल खुद अपने मन से वो पूछेंगे तो मैं सोचता हूँ अफसोस होगा उनको कि ये फैसला हमारी बात ठीक नहीं थी। क्या स्थिति है? गांव में कर्जा बढ़ गया, नोटबंदी के बाद गरीबी बढ़ गई, गांव के में पैसे नहीं बचे, बेटियों की शादियां रुक गई हैं, अच्छे घर में रिश्ते नहीं हो पाए पिछले 5 साल में। अगर आप देखेंगे तो इसका कितना बड़ा असर गया है। आपके लिए तो ये उपलब्धि हो सकती है, पर लोगों की तो जिंदगियां बर्बाद हो गई आपके फैसले से। वो गरीब किस तरह से, एक मर्यादा थी परिवारों में, कुछ पैसे किसी ना किसी के पास थे। जब लड़की बाप के साथ रिश्ता कर निकलता था तो एक भरोसे के साथ कुछ मदद ले लेंगे लोगों से और अपनी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता करके लौटता था। पर इस दौरान तो जब नोटबंदी के बाद गांव में कुछ नहीं बचा तो वो मजबूर होकर ऐसे घर में भी रिश्ता करके लौटा है जहां वो नहीं चाहता अपनी लाडली बेटी को भेजना। मैं कह सकता हूं राजनीति ऐसे सवालों पर बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। हमें देश को चलाना है, देश में लोगों को चलाना है। कुछ इमारतें खड़ी करके ही हम देश को विकास की हमें लोग, अगर हमारे देश का आदमी फटेहाल हालत में है, उसके जीवन में सुधार नहीं है, तो हमारी कोशिश बेईमानी की है, खराब है, गलत रास्ते पर है। हमारी कोशिश होना चाहिए कि लोग, जो देश के नागरिक हैं, जो देश के मालिक हैं, उनकी खुशहाली कैसे आए। हमारी सबसे पहली बेहतरीन, जब तक समाज अच्छा बेहतर नहीं बनेगा तब तक सारी चीज़ें अधूरी सी हैं। मैं कह सकता हूँ विकास के मुद्दों पर हम लोग बांध बनाए एरच में, हम सड़कें बनाए गरोठा में, हम लोग पुल बनाए। आप देखो मोती कटरा का पुल हो, चाहे हमारा कोटरा का पुल हो, चाहे रामनगर का पुल हो, ये किस पार्टी के सरकार में किस समय बने? सड़कें देखो आप कैसी बनी गुरसराय की। एरच से मौरानीपुर बनाई, गुरसराय से हमने कोटरा बनाया, गुरसराय से हम लोगों ने मौरानीपुर वाला, गरोठा से मौरानीपुर सड़क बनाई। तो मैंने कहा सड़कें बनाई, बांध बनाए। शिक्षा को लेकर देखो आप, मैंने कहा मॉडल स्कूल्स बनाए, हमने बामोर बनाया, मोड बनाया, ITI 1 बना, वो भी हम लोग गरोठा लेकर। क्या सोचा था लोगों ने कि सरकारी ITI गरोठा में बनेगा? हम लोग स्वास्थ्य को बेहतर किए, मोट में ट्रामा सेंटर है, सारी PSC CSC में तब्दील कराई। बांध बना 100 साल के बाद एरच में, बड़ी योजना लेकर आए। और आपने देखा होगा शिलान्यास के दिन उन्होंने कहा था कि इस बांध को हम दुनिया का सबसे कम समय का बनने वाला बांध बना देंगे। 2.5 साल में 80% बांध बना, लेकिन सरकार बदल गई तो बांध का काम रुक गया। आप बड़वार झील की योजना कौन लेकर आया? आप देखेंगे, जब आप कागज़ देखेंगे तो आप सोचते हैं ना कि ये लोग सिर्फ बातें करने वाले हैं, एक काम नहीं गिना सकते। और मैंने कहा कि जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह के लोगों की भावनाएं दिख रही हैं, जन भावनाएं दिख रही हैं, जातियों से उठकर लोग सब इकट्ठे होकर अब समाजवादी सरकार लाना चाहते हैं। हम जातियों की नफरत में नहीं बटेंगे, हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का हिस्सा बनेंगे और अपनी विधानसभा को सबसे आदर्श बनाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों का साथ मिल रहा है, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, समाजवादी सरकार बनने जा रही है, कोशिश होगी बहुत बेहतर। विधायक जी, अभी हम किसान नेता गौरीशंकर बिदुआ जी से मिलके आए हैं। करीब 140 दिन से झांसी के कचहरी चौराहे पर जो गांधी उद्यान है उसमें
एक सैकड़ा किसानों के साथ वो आंदोलन कर रहे हैं 140 दिन से। उनसे जब हमने जुझारपुरा डैम की बात की तो उन्होंने बताया कि जो पहले 600-700 करोड़ में बनना था, अब कहीं ना कहीं उसमें दलाली वगैरह जोड़ के, कमीशन वगैरह जोड़ के 5000 करोड़ पर पहुंचेगा अब जो बनेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने कहा ना, देखिए आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अगर ये काम रुका रहा है, वो पैसा भी अखिलेश जी ने जिस दिन बांध बनाने की बात की तब भी कहा था कि ये लोगों के पैसे से हम लोगों की सुविधा दे रहे हैं जी। और अगर ये बांध 5 साल रुका रहा है, इसकी कॉस्ट दुगनी तिगनी होने जा रही है। सारे मटेरियल्स की वैल्यू कहाँ पहुँच गई, आप देख रहे होंगे देश की स्थिति कहाँ जा रही है, दुनिया के बाजार कहाँ जा रहा है, तब ये कॉस्ट दुगनी तिगनी होने जा रही है। कहीं ना कहीं एक तो लोगों को 5 साल काम नहीं, सुविधा नहीं मिल पाई। अगर खेतों पर पानी पहुंच जाता, हमने कई मौक़ों पर कहा, विधानसभा के अंदर भी बोला कि हमारी ज़मीन में कमी नहीं है, हमें सिर्फ अगर 12 मासी पानी मिल जाए, हम अपनी गरीबी मिटा लेंगे, इतना पैदा करेंगे आधे प्रदेश को खिला सकते हैं। हमारी ज़मीन में सब कुछ मिलता है, सब कुछ पैदा होता है। हमने कहा ना, हम पथरीले ज़रूर हैं पर पत्थरों में तो हीरे मिलते हैं। इस ज़मीन में सब कुछ है, पर जब हमें साधन ही नहीं मिल पाए, हमें पानी, ये बांध परीक्षा 1886 में बना, अंग्रेजों ने बनाया, बांध भी नहीं है, बियर बॉल है, उससे हमीरपुर तक पानी आ सकता है। इस बांध, इस नदी पर तमाम संभावनाएं थी। आपने 125 साल तक कोई बांध नहीं बनाया। कितनी सरकारें 75 साल में सरकार आज़ादी के बाद निकल गई, किसी ने कोशिश नहीं की। जब एक कोशिश होती है तो उसको रोक देते हैं आप। मैं कह सकता हूँ ये आपने बांध नहीं रोका है, लोगों की तरक्की रोकी है, इसलिए लोग नाराज़ भी हैं और लोग अब फैसला करेंगे। और वो मैंने कहा कि वो बांध बहुत जल्दी कैसे बनेगा, ये कोशिश होगी। उस बांध से लिंक नहरें निकालकर जल्दी से हम लोगों के खेतों तक पानी कैसे पहुंचाएं, ये बेहतर कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी बने और देश और दुनिया का एक नया आदर्श और नया वो बने कि सबसे कम समय में ये काम ज़मीन तक पहुंचा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।